हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कवर करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के ही है, पर वो जेईई और नीट में बहुत बार रिपीट किया जाता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, 8 बार रिपीट हुआ है। हो सकता है इससे ज़्यादा बार भी रिपीट हुआ हो, और मैंने डाटा के हिसाब से ये 8 बार रिपीट हुआ है। तो इस वीडियो का मुद्दा जो है, मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बता। मैंने काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को देखा है जो कि एनसीईआरटी को नेगलेक्ट कर देते हैं, जो कि उनका वन ऑफ द सबसे बड़ा मिस्टेक है। देखो यार, जेईई और नीट अपने जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाते, तो आप कैसे बोल सकते हो कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है? एनसीईआरटी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे फिजिक्स के होंगे, पर्टिकुलरली चैप्टर वर्क एनर्जी पावर के होंगे, एंड पर्टिकुलरली जो हमारा टॉपिक पावर है उसके होंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि जो जो भी क्वेश्चन है वो कहाँ से रेफर किया गया है, तो ये रहा एनसीईआरटी का पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 6.9 6.10, सिंगेस का पेज नंबर 8.35, इलस्ट्रेशन नंबर 8.6। तो सबसे पहले पावर का एक ओवरव्यू लेते हैं। पावर दो प्रकार के होते हैं, एक एवरेज पावर, एक इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर को इसे डिनोट किया जाता है, वो होता है वर्क डन अपन टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर होता है dw/dt। एंड इंस्टेंटेनियस पावर का एक और भी फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अब जंप करते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। ये हमारा जो है, इतने क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप खुद से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ आपके सॉल्यूशन को मैच करें। तो ये आप देख सकते हो कितने बार रिपीट हुआ है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पूछा गया था आईआईटी 1984 में, फिर पूछा गया आईआईटी 2013 में, फिर जेईई मेंस 2003 में, फिर जेईई मेंस 2020 में, फिर नीट 2012 में, फिर नीट 2015 में। मतलब आईआईटी में 2 बार पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में 2 बार पूछा जा चुका है, नीट में 2 बार पूछा जा चुका है मेरे डाटा के। मतलब आप सोच सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जेईई और नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन कैटेगरी बन चुका है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बोला गया है ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। यहाँ पे कुछ गौर करने वाले बातें हैं। सबसे पहले यूनिडायरेक्शनली का मतलब क्या है? यूनिडायरेक्शनली का मतलब है वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव। और जो यहाँ पे कांस्टेंट पावर बोला गया है, यहाँ पे मतलब ये इंस्टेंटेनियस पावर को डिनोट करता है। आप कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट पावर या फिर पावर दिया हुआ होगा, तो आप मान लो कि वो इंस्टेंटेनियस पावर ही दिया गया है। अगर वो एवरेज पावर के बारे में बोल रहा होगा, तो वो क्वेश्चन में ऐसे लिख के देगा कि ये एवरेज पावर है। वरना अगर आपको सिंपली पावर लिखा हुआ है या फिर कांस्टेंट पावर लिखा हुआ है, तो आप उसे इंस्टेंटेनियस पावर मानना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर का हमारा क्या फॉर्मूला था? P इज इक्वल टू एफ वी। 2 फॉर्मूले से ये दूसरा फॉर्मूला है। हम फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या? क्या वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए। पावर जो है वो वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, तो एफ वी वेरिएबल ही होगा। मतलब यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन, मास तो कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल हो जाएगा। अब वेरिएबल एक्सीलरेशन का हमारा 2 फॉर्मूला है, एक तो dv/dt और एक v/dx। हम कौन सा यूज करेंगे? क्योंकि हमें v और t के बीच में रिलेशन लाना है, तो हम dv/dt को यूज करेंगे। तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे dv/dt से। फिर ये जो dp है हम वहाँ पे ले जाएंगे और m को यहाँ पे नीचे ला देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे t को, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है तो 0 से t तक लिमिट डाल के इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे v dv है, वेरिएबल v है तो 0 से b तक लिमिट डाल के इंटीग्रेट कर देंगे। v dv का इंटीग्रेशन निकल के आएगा v²/2, लिमिट 0 से लेके v तक। यहाँ पे कांस्टेंट p/m बाहर निकल जाएगा, t के ऊपर लिमिट लगा हुआ है 0 से लेके t तक। तो यहाँ पे v²/2 जो है p/m इंटू टी के बराबर निकल के आ रहा है, तो भी यहाँ से निकल के आ रहा है 2p/m इंटू टी का होल रूट ओवर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि v जो है प्रोपोर्शनल है रूट टी के। तो ये हमारे क्वेश्चन में पूछा था v और t के बीच में रिलेशन क्या है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस पिछले क्वेश्चन में v और t के बीच में रिलेशन पूछा था, इस बार डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा है। तो हमने v तो निकाल चुके ही हैं, जो कि ये निकला था पिछले क्वेश्चन से। तो v को मैं लिख सकता हूँ dx/dt। क्यों? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो है रिलेशन चाहिए, तो मैं v को dx/dt लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे t के पावर पे 1/2 है। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे dt जो है वहाँ पे चला जाएगा क्योंकि टाइम इधर है। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर x तक। यहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर t तक। यहाँ पे 2p/m का जो रूट है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। फिर t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होके निकलेगा t⁻² + 1 अपन 1/2 + 1। लिमिट यहाँ पे लगा देंगे 0 से लेकर t तक। तो x निकल के आ रहा है, यहाँ पे नीचे जो 1/2 + 1 जो है निकल जाएगा 3/2, और यहाँ पे बाहर निकल जाएगा 2/3। यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ पे आके 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे t⁻³ के ऊपर लिमिट लगा हुआ है 0 से लेकर t तक। तो फाइनली हमें निकल के आ रहा है x = 2/3 रूट ऑफ 2p/m t⁻³ तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि x जो है
प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर 3/2 के। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरे क्वेश्चन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन पूछा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन के पास दो फॉर्मूले हैं जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का, एक dv/dt और एक v dv/dx। इस बार हम v dv/dx यूज करेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी और x के बीच में डिस्प्लेसमेंट x के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम ये दूसरा वाला ही फिर वही करेंगे जो कि हमने पिछले दो क्वेश्चन में किया था। इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे p/m है, यहाँ पे m नीचे आ चुका है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके x तक लिमिट डाल के, यहाँ पे b इंटू v स्क्वायर बन गया और यहाँ पे dv है, इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से v तक लिमिट डाल के। फिर इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा, x के ऊपर लिमिट लग जाएगा 0 से लेके x तक, p/m कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इज इक्वल टू v स्क्वायर dv का इंटीग्रेशन निकल के आएगा v/3, लिमिट लग जाएगा 0 से लेके v तक। इसे सॉल्व करने से आपको आएगा p/m इंटू x इक्वल टू v/3। v इससे आपको दिख रहा है कि v जो है 3p/m इंटू x के बराबर है, तो यहाँ पे v जो है बराबर है 3p/m टू द पावर 1/3 और x टू द पावर 1/3। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनली x टू द पावर 1/3। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। यहाँ पे बोला गया है, ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इस बार पिछले जो 3 क्वेश्चन हमने किया वहाँ पे कांस्टेंट पावर था, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया है। यहाँ पे पावर वेरिएबल है और टाइम भी वेरिएबल है, तो हमें पावर और टाइम के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करना है। पिछले 3 से भी आसान है। और सबसे पहले हम वही करेंगे, p इक्वल टू एफ वी है और f को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। आपको पता ही होगा कि एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है बताया हुआ है ना, तो एक्सीलरेशन को हम v/t लिख सकते हैं। तो मैं v को 80 भी लिख सकता हूँ, तो मैं v को जो 80 से रिप्लेस कर दूंगा तो हमें निकल के आएगा ma²t, क्योंकि हमें मेरा p और t का रिलेशन चाहिए था, तो मैंने ये वाला जो स्ट्रैटेजी यूज किया। तो p निकल के आ रहा है ma² इंटू टी। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो जो पावर है वो प्रोपोर्शनल है t के, राइट। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन में हमने एक ही काम किया है, हमें कुछ गिवन कंडीशंस दिए होते हैं, कुछ वेरिएबल्स दिए होते हैं और उन दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। सारे के सारे क्वेश्चन है वो p इक्वल टू एफ वी से हमारा सॉल्व हो गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कैटेगरी बन जाता है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप चाहो तो इन सारे क्वेश्चंस के नोट्स भी बना सकते हो। तो सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून।